नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी टॉप 50 आईएएस एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा एक वीडियो सीरीज पॉलिटी का प्रारंभ हो चुका है, जिसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हम तीसरे वीडियो को आपके समक्ष लेकर आए हैं, जहां पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह आपका आज अंतिम वीडियो होगा पॉलिटी का, ठीक है। इसके बाद हम आपको आज ही बतला देते हैं कि अगला जो वीडियो होगा, अगली जो सीरीज प्रारंभ होगी, हमारा मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित होगी। मध्य प्रदेश के जीके का मतलब उसमें एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का पॉलिटी, एमपी का इकोनॉमी, एमपी का साहित्य, एमपी की हिस्ट्री, इससे सभी से संबंधित क्वेश्चंस आपके होंगे। और मान के चलिएगा एमपी के जीके का कुछ वीडियो हम थोड़ा डेप्थ में बनाएंगे। डेप्थ का मतलब थोड़ा विश्लेषण करते हुए बनाएंगे, कुछ ज्यादा वीडियो बनाएंगे। और ज्यादा वीडियो कहने का मतलब यह है कि आपको सारे ही पूरा एमपी का जीके अगर पढ़ना है तो आप केवल एमसीक्यू भी लगा लेंगे लास्ट ईयर के और उसका विश्लेषण भी सुन लेंगे, तो आपको एमपी के जीके का प्रश्न कहीं भी आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो विश्वास मानिएगा। और आज हम जो पॉलिटी का अंतिम वीडियो है, इस वीडियो में जो क्वेश्चन को समावेशित किया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तीसरे वीडियो की शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले बतला देना चाहते हैं कि जीएलसी आईएएस जो एमपीपीएससी का एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप कई सारी चीजें, जैसे कि आपका हो सकता है कि एमपीपीएससी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रोजगार निर्माण से संबंधित करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आप देखेंगे प्री के पीडीएफ नोट्स आपका साथ में हो जाएगा। कुछ और चीजें जो अन्य चीज आप एक्सेस करना चाहते हैं, सारी चीजें आपको एमपीपीएससी जीएलसी के एमपीपीएससी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो पाएगी, तो वहां जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न होगा आपका कि 71वां, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऊपर कटा हुआ है, इसमें सेटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिक्टेट करके बोल रहा हूं। 71वां संविधान संशोधन या 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई। अगर यहां पर 3 भाषा नहीं भी लिखते तो हमें तो पता होना चाहिए कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई। तो यहां पर हम पूरी तरह से 8वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। कौन सी अनुसूची की? 8वीं अनुसूची। टोटल आपके वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसकी हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहां पर सीधी से हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, क्लियर है। और इसमें कुल कितनी भाषा है? आज वर्तमान में 22 भाषा है। इसमें किस किस प्रकार से भाषा को जोड़ी गई थी? मूल संविधान में देखेंगे आप तो 14 भाषा थी, उसके बाद में इसमें 1 भाषा जोड़ी गई, उसके बाद आप देखेंगे इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, और अंततः इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। तो आप देखेंगे 14 के बाद जो आप देखेंगे कि 8 भाषाएं को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो कुल भाषा हो जाती है आपकी 22। जो पहली भाषा आपकी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी, ठीक है। इस सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ा गया। तो पहली 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा कौन सी हो जाएगी? आपकी सिंधी। उसके बाद जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई। वो 3 भाषाएं थी आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया, क्लियर है। उसके बाद बात आती है आपकी 4 भाषा जो जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा आपका? 92वां संविधान संशोधन, जो कि आपका कब होता है? ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में, क्लियर है। कब होता है आपका? 2003 में। जो 4 भाषा इसमें शामिल की गई, वो 4 भाषा कौन कौन सी है आपकी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, क्लियर हुआ। 4 भाषा जो जोड़ी गई आपकी 2003 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से, तो वो 4 भाषा हो जाएगी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, क्लियर है। आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर कई बार पूछे गए हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न इसी से संबंधित होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो आप देखेंगे कि जब भारत में 1952 में, क्या कहा मैंने, 1952 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, 1952 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 52 विकास खंडों में प्रारंभ करने की शुरुआत की गई थी या फिर प्रारंभ किया गया था। लेकिन किसी कारणवश सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता न होने के कारण इसके लिए एक जांच समिति या फिर हम कहें इसके निरीक्षण या इसके परीक्षण या फिर हम कहें कि इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। तो बलवंत राय मेहता समिति को क्या करना था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि कैसे जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, कि पंचायती राज व्यवस्था में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना हो तो उसको बढ़ाना कैसे बढ़ाया जा सके, साथ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बारे में विश्लेषण करना था। तो उसके लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, जो आपका लिखा हुआ है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इनका मेन कार्य क्या था, मैंने बतला दिया है, सामुदायिक विकास कार्य की असफलता का विश्लेषण करना और साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इसका ढांचा कैसे हो उसके बारे में बतलाना। तो इन्होंने ही सबसे पहले कहा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहने का मतलब यह हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तर जो बताए थे, तीनों स्तर में आप देखेंगे सबसे पहले मिलेगा आपको ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद मिलेगा आपको जनपद पंचायत, ठीक है। इसे पंचायत समिति भी कहा जाता है, पंचायत समिति। और तीसरा हो जाएगा आपका जिला परिषद, और इसी को कह सकते हैं आप जिला पंचायत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन स्तर बताए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। और जिला परिषद जो होता है आपका, यह सलाहकारी निकाय था। कैसा निकाय था, सलाहकारी निकाय। जबकि जो आपका जनपद पंचायत या जनपद परिषद या पंचायत समिति था, यह आपकी कार्यकारी निकाय था। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है पंचायत राज समिति के बारे में कि पंचायती राज समिति जो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पर यह बतलाया गया था कि जो आपका ग्राम पंचायत होंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे, क्या कहा मैंने, अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे और डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। जबकि आपके जो आपका पंचायत समिति है, पंचायत समिति में डायरेक्ट इलेक्शन के साथ साथ नॉमिनेटेड भी होगा। जबकि जिला परिषद की बात करें तो पदेन सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य और अध्यक्ष जो होता है वह जिलाधीश होता है, ठीक है। तो ये वाला इसकी बात की चर्चा हमने यहाँ पे की है। फिर आगे हम एक और छोटी सी बात की चर्चा करेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर को लागू किया। 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश आपका राजस्थान का नागौर जिला, कौन सा, राजस्थान का नागौर जिला। और इसका एक गांव का नाम है बगदरी। क्या नाम है गांव का नाम, बगदरी में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू किया गया था राजस्थान राज्य के द्वारा। नागौर जिला है, बगदरी उसका गांव हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और दूसरे राज्य की पूछा जाए तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, कौन सा, आंध्र प्रदेश का महबूब नगर,
आंध्र प्रदेश का महबूब नगर। दूसरा राज्य है जिसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू किया और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, तो वह दूसरा राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी चर्चा की हमने। अशोक मेहता समिति के बारे में आपको पता होगा, 1977 में आई थी, 1977 में अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय इनका गठन किया गया था। ठीक है, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, किसने? अशोक मेहता समिति ने। जबकि आप एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई थी एल.एम. सिंघवी के द्वारा। और एल.एम. सिंघवी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि एल.एम. सिंघवी का गठन कब किया गया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन आप देखेंगे, जो आपका अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति के बाद में आपका हनुमंतराव कार्यदल गठन होगा और एल.एम. सिंघवी का गठन हो जाएगा आपका 1986। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हो जाएगा? 1986 को। और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, और ये आपका 2019 वाले एग्जाम में और 2020 वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा। और एक और आपका जी.वी.के. राव समिति का भी पूछा जाए तो 1985 में उसका गठन किया गया था, 1985 में, इसी के पहले। ठीक है, तो सभी का ध्यान रखना है। 1977 अशोक मेहता, 1957 बलवंत राय और जी.वी.के. राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी 1986। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर और इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, अगला प्रश्न आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। आंसर हो जाएगा इसका बी विकल्प। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का गठन होना था। क्लियर है? पहला विकल्प क्या बोल रहा है? जिले में, और आपका तहसील मतलब ब्लॉक स्तर पर और ग्राम के स्तर पर क्या बनाना था? त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक राज्य पंचायती राज संस्था का गठन करना था। तो बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। केवल जिला और मंडल स्तर पर, तो ये जिला और मंडल स्तर पर तो किसने बात की थी? अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की गई थी, 1977 में उसका गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो दूसरा विकल्प है, ये तो किसके बारे में बता रहा है आपको? अशोक मेहता समिति के बारे में। ठीक है, जबकि आप अगला विकल्प देखेंगे तो अगला विकल्प है केवल जिला स्तर पर, तो इसकी बात किसी ने नहीं कही गई और इनमें से कोई नहीं, तो ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जहां पर 3 स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए बात की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? क्या कहा जा रहा है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसकी काफी हम विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने जब 73वां संविधान संशोधन किया था, और 73वां संविधान संशोधन कब हो रहा है आपका? 1992 में। कब हो रहा है 73वां संविधान संशोधन? देखिएगा, 1992 में आपका 73वां संविधान संशोधन हो रहा है, जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो 24 अप्रैल 1993 को, कौन सा डेट आपका? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है आपका, इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को जब 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो 24 अप्रैल की डेट को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को
विधिवत लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को विधिवत लागू करने वाला पहला राज्य हो जाता है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन ऐसी बात बोलने वाला कि हम इसको लागू करेंगे, तो ऐसी बात सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने की थी, उसके बाद राजस्थान राज्य ने की थी, लेकिन विधिवत रूप से अधिनियम के माध्यम से लागू करने वाला पहला राज्य होता है आपका मध्य प्रदेश। तो आपको यह ध्यान रखना है, आयोग ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे अगले प्रश्न की ओर। एक और आपको 74वां संविधान संशोधन पता होगा। 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है या फिर शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा। इसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं, मध्य प्रदेश इसका पहला राज्य होता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। क्लियर है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हन राव की सरकार थी जब आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीवी नरसिम्हन राव। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, उससे पहले हम टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो जीएलसी आईएएस जो टॉप 50 जीएलसी के प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है, काफ़ी बेहतर तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। 10,000 प्रश्नों का समावेशन किया गया है। कितना उपयोगी आपको हो सकता है, जब आप इसको परचेस करेंगे तब जाकर आपको इसकी उपयोगिता सुनिश्चित हो पाएगी, और इसका कितना उपयोग आपको प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेगा वह भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना आप जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात की जा रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 1954 में सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ही एक वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया है। और ब्रिटेन वुड सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन था आपका? ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ब्रिटेन उस सम्मेलन के तत्वाधान में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वैश्विक शांति के लिए 1945 में यूएनओ का गठन किया जाएगा। इसके 6 प्रमुख अंग है। आईडीबीआई आपका इसके प्रमुख संघ है। आप इसको देखिएगा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और क्या बताना है कि यूएनओ के जो 6 प्रमुख अंग है, 6 प्रमुख अंग है, तो 6 प्रमुख अंगों के आपको नाम बतलाना होगा कि कौन कौन से। एक सचिवालय है आपका, ठीक है, एक सुरक्षा परिषद है आपका, ठीक है। तो ऐसे इसके 6 प्रमुख अंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। क्लियर है, तो आपको यह बतलाना होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे। तो ध्यान रखना है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1977 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने कब दिया था अपना भाषण हिंदी में पहला? 1977 में। बाकी आपको पता है जो आपका स्वामी विवेकानंद है 1993 में, ठीक है, 1993 में कि 1893 में, ठीक है, 1893 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वहां पे हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे 1893, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिएगा आप।
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, क्या कहा जा रहा है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आप बताइएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की बात करता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की जो बात करते हैं तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी 30। ठीक है, कितने अनुच्छेद मिलेंगे आपको? 30 अनुच्छेद जो यूनिवर्सल, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम किस देश में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो अब आपको यहां पर जो लोकतंत्र होते हैं या फिर आप कह सकते हैं शासन व्यवस्था जो होती है वो उसके दो वर्ग होते हैं, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर। केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर भी होता है। फिर दूसरा हम बात करें कि विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम मेंशन करेंगे जो आपका जो शासन होता है ये शासन के दो वर्ग होते हैं। एक होता है आपका केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। दूसरा होता है कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की। एक होती है आपकी परिसंघात्मक, ठीक है, दूसरा होता है आपका संघात्मक और एक होता है आपका एकात्मक। ठीक है, परिसंघात्मक शासन, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, ये 3 वर्ग होते हैं आपके केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। जबकि कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार के वर्ग होते हैं आपके शासन के। एक होता है आपका संसदीय शासन और एक होता है आपका अध्यक्षात्मक शासन। क्लियर हुआ? अब ध्यान रखना है आपको, इन 5 वर्ग हम देख रहे हैं, परिसंघात्मक शासन, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन और संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन। प्रश्न में आएंगे हम, पर पहले हम इन 5 शब्दावली के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। परिसंघात्मक शासन का मतलब यह होता है कि जैसे कि राज्यों के समझौते से किसी संघ का निर्माण होता है, राज्यों के समझौते से किसी संघ का निर्माण होता है और यदि उस संघ में राज्य को स्वतंत्रता अगर प्राप्त होती है, कभी भी राज्य चाहे तो संघ से बाहर अगर हो सकता है, तो उस शासन प्रणाली को कहा जाता है परिसंघात्मक। क्या कहा मैंने? कि यदि राज्यों के समझौते के आधार पर किसी संघ का निर्माण होता है और उस संघ से अगर राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता अगर होती है तो उसे कहेंगे हम परिसंघात्मक। क्लियर हुआ? फिर बात करें संघात्मक में भी क्या होता है कि राज्यों के समझौते के आधार पर संघ का निर्माण होता है, लेकिन यहां पर मेन बात यह ध्यान रखना है कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। उस प्रकार की शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। क्लियर हुआ? एकात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं कि ऐसा शासन या फिर एकात्मक राज्य ऐसा होता है कि जहां पर पहले संघ बन जाता है, फिर संघ में राज्यों का विलय होता है। पहले संघ का निर्माण होगा, उसके बाद राज्यों का उसमें विलय होगा। उस प्रकार के राज्यों को एकात्मक राज्य कहा जाएगा। जैसे कि भारत आपको क्या देखने को मिलता है? भारत में क्या हुआ है? राज्यों का विलय हुआ है। राज्यों के विलय के आधार पर संघ पहले बन गया, राज्यों का विलय हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हमारा राज्य क्या है? आपका अविनाशी राज्य है हमारा भी। ठीक है, अविनाशी संघ है, तो अविनाशी संघ मतलब राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो तीनों रूपरेखा को आप स्पष्ट से समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे हम संसदीय शासन और एक हो जाएगा आपका अध्यक्षात्मक शासन। एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि एकात्मक में भी केंद्र और राज्य के मध्य मजबूत संबंध होते हैं। इसका मतलब राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी होता है।
ठीक है। एकात्मक में क्या होता है कि केंद्र की ओर अधिक झुकाव होता है, राज्यों को कुछ विषय कम दिए जाते हैं, संसद के पास अत्यधिक शक्ति होती है, अंतिम शक्ति भी उनके पास या अंतिम अधिकार भी उनके पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्यपालिका विधायिका के संबंधों के आधार पर। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली जिसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपका ब्रिटेन में। कहां पर हुई थी? ब्रिटेन में। जैसे प्रश्न यहां पे पूछा जा रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां पर आरंभ हुई थी, तो उसका आंसर हम बताएंगे। लेकिन जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहां पर होती है? आपकी ब्रिटेन में। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कार्यपालिका का निर्माण, या फिर हम कहें कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है। इसका मतलब कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ? आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है, क्योंकि आपस में जुड़े होते हैं। विधायिका से ही किसका? कार्यपालिका का चयन हो रहा है। और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री को माना जाता है। यह आपकी संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका प्रमुख अंग के रूप में गठजोड़ के साथ कार्य करती हैं। क्लियर हुआ? वैसे तो मूलतः विधायिका का काम कानून का निर्माण करना और उसको लागू करने का काम आपका कार्यपालिका का होता है, और बने हुए कानून के आधार पर मामले की सुनवाई करना या मामले का निपटारा करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। तो कार्यों के आधार पर शक्ति का पृथक्करण स्पष्टता दिखाई होता है, लेकिन गठन के आधार पर हम देखेंगे कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंध रहता है। कहां पर? संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, यूएसए में होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर क्या है कि कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से पृथक होती हैं। वहां पर जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आता है, उस पर विधायिका का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, और ना ही राष्ट्रपति को वहां पर विधायिका को भंग करने का अधिकार होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हमारे यहां पर तो है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति को वहां की जो विधायिका होती है उसको भंग करने का अधिकार नहीं होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों पृथक पृथक होते हैं। यहां पे शक्ति के पृथक्करण का स्पष्टतः रूप देखने को मिलता है, वही होता है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो काफी हमने चर्चा कर ली है। यहां पे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ, तो वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न होगा आपके सामने, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो आप देखेंगे कि 1776 में जब अमेरिका आजाद हो गया था, तो लगभग 80 के दशक 1700 आपका कौन सा 18वां जो सदी चल रहा था, 18वीं सदी का जो 8वां दशक था आपका, उसी 8वें दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लिखित संविधान सामने आता है। अब दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बतला देना चाहता हूं, आप बताइएगा और मन में सोचिएगा कि क्या आपको यह पता है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या मूल अंतर है? क्लियर है? लिखित और अलिखित संविधान में क्या मूल अंतर है? अब मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहूंगा, और अब आपको क्या करना होगा कि कमेंट बॉक्स में पहले तो यह बतलाना होगा क्या कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, और कल जब वीडियो प्रारंभ होगा तब आपको मैं बतलाऊंगा कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। पहले मैं जान लेना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या पता है लिखित और अलिखित संविधान के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आपको कल के जब वीडियो आएगा आपका एमपी से संबंधित, तो उसके वीडियो प्रारंभ होने से पहले मैं आपको लिखित और अलिखित संविधान में मूल अंतर बतलाऊंगा। पर उसके पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म ली है? तो आप हो जाएगा आपका लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में जन्म हुआ है इसका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न होगा आपका, CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यह आपकी कहां की प्रमुख एजेंसी है? तो अमेरिका की प्रमुख एजेंसी है। और अन्य प्रमुख और एजेंसी के बारे में मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आपकी इंग्लैंड, भारत की कौन कौन सी आपकी सूचना एजेंसियां हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी एजेंसी है जिसकी चर्चा हमें करना चाहिए। तो कुछ एजेंसियां हैं, जैसे कि आप बात करेंगे सबसे पहले
एक होता है आपका जो किसी देश के जो समाचार पत्र, जो समाचार एजेंसियां होती हैं, क्योंकि ये आपकी आसूचना एजेंसी या समाचार सूचना एजेंसी कहा जा रहा है, ईरान की होती है आपकी क्या, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको जो देखने मिलेगा, अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा शायद ये तास कहाँ की समाचार एजेंसी, तो यहां पर हम चर्चा कर लेंगे। तो पहले हम इसके पहले वाले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो आपको पता ही है, इसकी चर्चा हमने कर ही चुके हैं पहले, ब्रिटेन में हुई है। संसदीय शासन प्रणाली काफी विस्तार से हमने बताया है कि क्या होता है ये, तो ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आप आ गए आपका क्वेश्चन, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है। अब तास कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो तास आपकी समाचार एजेंसी कहाँ की हो जाएगी, तास समाचार एजेंसी बताइएगा कहाँ की हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में हम फिर आपको अन्य कुछ और राज्य हैं जिनकी एजेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो हो जाएगी आपकी रशिया की, ठीक है, रशिया की प्रमुख एजेंसी हो जाएगी आपकी तास। इसी के साथ में रशिया की एक और एजेंसी आपकी, रशिया के बारे में बात करेंगे तो रशिया की एक और एजेंसी है जिसे हम कहेंगे नोवोस्ती, क्या है, नोवोस्ती। ये भी आपकी किसकी समाचार एजेंसी है, रशिया की, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रांस की, क्या है, फ्रांस की हो जाएगी आपकी एजेंसी फ्रांस प्रेस, क्या है, एजेंसी फ्रांस प्रेस, ठीक है। ये कहां की समाचार एजेंसी हो जाएगी आपकी, फ्रांस की, क्लियर हुआ। जर्मनी की क्या हो जाएगी, डीपीए, डीपीए समाचार एजेंसी कहां की हो जाएगी आपकी, जर्मनी का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि आपकी जो चाइना की समाचार एजेंसी है तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी, चाइना की क्या हो जाएगी आपकी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ये कहां की समाचार एजेंसी हो जाएगी आपकी, चाइना की। फिर आप बात करेंगे मेना कहां की राजधानी हो जाएगी, मेना कहां की समाचार एजेंसी आपकी, मिस्र की, मिस्र की समाचार एजेंसी क्या हो जाएगी आपकी, मेना, क्लियर हुआ। फिर जापान की आपकी, ईरान के बारे में कहा जा रहा है तो ईरान की भी देख लेते हैं, इरना, इरना कहां की समाचार एजेंसी हो जाएगी आपकी, ईरान की, ठीक है। भारत की समाचार एजेंसी के बारे में देख लेते हैं, आपकी होती है यूनिवार्ता होती है, समाचार भारती होता है, हिंदुस्तान समाचार होता है। तो भारत में तो कई सारी आपकी समाचार एजेंसियां जो कि कार्यरत है, इंडिया न्यूज सर्विस होता है, AIR होता है, ऑल इंडिया रेडियो होता है, आपकी समाचार वो भी एक प्रकार के आकाशवाणी प्रकाशन है वो तो, ठीक है। बाकी आप यूनिवार्ता देख सकते हैं, यूनिवार्ता के बाद आप इंडिया न्यूज सर्विस देख सकते हैं, हिंदुस्तान देख सकते हैं, हिंदुस्तान समाचार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी, और तास कहाँ की हो जाएगी आपकी, रशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न होगा आपका ISI का पूरा फुल फॉर्म क्या है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आपका ISI का पूरा नाम है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा, 2004 में पूछा गया था। अगला प्रश्न होगा आपका कि डॉन किस देश की किस समाचार पत्र है, डॉन किस कहां का समाचार पत्र है, आपका पाकिस्तान का समाचार पत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पूछा गया था आपका 1990 में, बाद में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। मोसाद क्या है, मोसाद एक प्रकार का इजराइल, ये इस्राइल नहीं है, इजराइल है ये, ठीक है, इजराइल का, कहां का, इजराइल, तो इजराइल का गुप्तचर संगठन है आपका क्या, मोसाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि इजराइल का गुप्तचर संगठन है आपका मोसाद। अगला प्रश्न होगा वह कौन सा अपराध है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था 1991 में, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे, हुआ नहीं है, प्रयास करेंगे तो दंडनीय होगा। यदि वह अपराध हो चुका होगा, क्या कहा कि यदि वह अपराध पूर्ण हो चुका होगा तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। बताइए, सिंपल सा है, हत्या का प्रयास, चोरी का प्रयास, आत्महत्या, बलात्कार। तो ध्यान रखिएगा, आत्महत्या का प्रयास दंडनीय होता है, लेकिन आत्महत्या के प्रयास में यदि आत्महत्या हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि कब किसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति दंडित नहीं होगा जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो आत्महत्या के प्रयास में दंडनीय होता है, लेकिन पूर्ण होने पर वह अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आत्महत्या। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, आपको पता ही है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। अब आपका कार्य होगा रिक्सडेग, कार्टेज और सेजिम, यह किस देश की संसद है,
ठीक है, आपको बताना होगा। अब यहां पर सिर्फ हम चर्चा करेंगे, सिर्फ किसका बताएंगे, मतलब जापान की संसद का नाम हो जाएगा आपका डाइट। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है? आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान, जब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है आपका बांग्लादेश, तो पूर्वी पाकिस्तान को जब आप दिसंबर 1977 में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हो चुका था, तो भारत के सहयोग से, ठीक है, भारत के सहयोग से या कहें भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक नए राज्य के रूप में या नए राष्ट्र के रूप में उदय हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1971 दिसंबर का समय। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स कितनी हैं? ध्यान रखना है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा आपका। वैसे तो कुल 7 कमान हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर 6 होता है, और एक जो कमान है वो प्रशिक्षण कमान है। यहाँ पे ऑपरेशन कमान पूछा गया है। अगर इसमें केवल कमांड्स पूछा जाता कि थल सेना की कुल कितनी कमांड्स हैं, तो उसकी संख्या हो जाती है आपकी 7, क्योंकि इसमें क्या है आपका 6+1, जो 6 है आपकी वो ऑपरेशन कमान है, और एक हो जाएगी आपकी प्रशिक्षण। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी प्रशिक्षण कमान और एक हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे आपके प्रशिक्षण कमान। ठीक है, वो कौन कौन सी है आप देख लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे, जैसे कि आपका पहले नंबर पर, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, एक नई स्लाइड में सब बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आप बात करें सबसे केंद्र में, मतलब केंद्रीय कमान, तो केंद्रीय कमान क्या हो जाएगी आपकी लखनऊ। ठीक है, केंद्रीय कमान कहां पर? लखनऊ। फिर उत्तर की बात करें तो उत्तरी कमान हो जाएगी आपकी उधमपुर। उधमपुर में उत्तरी कमान है। फिर आप बात करें पूर्वी कमान तो कोलकाता। पूर्वी कमान कहां हो जाएगी? कोलकाता। दक्षिणी कमान की बात करें तो पुणे। दक्षिणी कमान कहां हो जाएगी? इसमें पुणे। फिर बात करेंगे उत्तरी कमान हो चुका है पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान हो जाएगी आपका चंडी मंदिर, चंडी मंदिर, चंडी मंदिर, पश्चिमी कमान हो जाएगी। तो कितनी हो गई आपकी? 5 कमान। अब दक्षिण पश्चिम कमान क्या हो जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम कमान आपकी जयपुर। दक्षिण पश्चिम कमान क्या हो जाएगी? जयपुर। फिर आपका कितने हो गए? आपके 6 हो गए। अब 6 के बाद आपका बचता है एक जो बची है आपकी प्रशिक्षण कमान। प्रशिक्षण कमान, और प्रशिक्षण कमान कहां पर है आपका? ये शिमला में। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना के जो 6 ऑपरेशन कमांड्स हैं, तो वो हो जाएंगे आपके लखनऊ, उधमपुर, कोलकाता, पुणे, जयपुर और चंडीनगर। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, मध्य वाला, और एक हो जाएगा आपका प्रशिक्षण कमान जो कि शिमला में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे कहा जाता है? 2016 में पूछा गया था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स के बारे में एक बात आपको और ध्यान होगा कि इन्होंने जो समाजवाद में समानता लाने की जो बात की गई थी, तो ये वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता देते हैं। ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, जबकि यहाँ आपके महात्मा गांधी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते हुए समानता की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा वर्ग संघर्ष को समझा रहा हूं, क्या होता है वर्ग संघर्ष। जैसे कि एक व्यक्ति यहां तक पहुंच चुके हैं और एक व्यक्ति यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि इसको और अधिक कार्य करना है तो इसको यहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, तब तक ये भाई साहब और ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ग संघर्ष बना रहेगा। और हम क्या करते हैं, यहां पर स्टॉप करके सबको यहां पर लेकर आना चाहते हैं, सभी को पहले बराबर लाना चाहते हैं, फिर जाकर सभी का एक साथ समावेशी विकास करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन समन्वय की बात करते हैं आपके महात्मा गांधी जी। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद की जो बात करते हैं ये हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स। एडम स्मिथ का आपको पता होगा, अर्थशास्त्री है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एडम स्मिथ का पुस्तक है। ठीक है, जे.एम. किन्स का मॉडल भी आपको पता होगा। थॉमस मन, तो बताइएगा किन्स का कौन सा मॉडल है? ठीक है,
स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो संसदीय सचिव का पद है वो 1952 में सृजित हुआ था। कब हुआ था आपका? 1952 में। और ध्यान रखिएगा जो संसदीय सचिव होते हैं ये सभी विभाग जो होते हैं आपके, उन सभी विभाग का एक आईएएस ऑफिसर सचिव के पद पर नियुक्त होता है और वह कार्यपालिका के रूप में, स्थायी कार्यपालिका के रूप में मंत्रियों की सहयोगात्मक रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करता है और सभी मंत्रालय का एक सचिव होता है। इसकी परंपरा कब से शुरू हुई है? 1952 से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ठीक है। यह प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। 2018 में तो पूछा गया था, लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे काफी विस्तार के साथ, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 3 अनुच्छेदों की चर्चा की जा रही है। अब 3 अनुच्छेदों की जब चर्चा की जा रही है तो तीनों अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे तो आपका 371 अनुच्छेद है। अच्छा, ये है क्या? आपका विशेष राज्यों से संबंधित ये प्रावधान है, और विशेष राज्यों से जब संबंधित प्रावधान है तो आपका जो 370 होता है वो 370 किससे संबंधित था? आपका जम्मू कश्मीर से। अब उस 370 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया पूरी तरह से। जब हटा दिया गया है तो 370 अब हट चुका है, और 371 जो बात करता है वो अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है या विशेष राज्य के बारे में बात करता है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे 371 जो अनुच्छेद है आपका, 371वां अनुच्छेद, और 371वां अनुच्छेद बताता है आपका महाराष्ट्र और गुजरात का विशेष राज्य के दर्जे के रूप में। किसके बारे में बताता है आपका? गुजरात और महाराष्ट्र का विशेष राज्य के दर्जे के रूप में बात करता है। जबकि फिर हम आगे देखेंगे कि आगे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, देखिएगा यहां पर विशेष राज्य, ठीक है। विशेष राज्य का प्रावधान जो किया गया था, आप देखेंगे ये विशेष राज्य का प्रावधान संविधान के भाग 21 में किया गया था। इस संविधान के भाग 21 में 2 अनुच्छेद थे आपके, 370 और एक था आपका 371। जो 370 है ये जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में था, ठीक है। जबकि 371 जो था यह अन्य राज्यों के बारे में विशेष राज्य का दर्जा, अन्य राज्य। हम देखेंगे ऐसे कितने राज्य हैं। तो क्लियर हुआ, विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 21 में है। जबकि आप देखेंगे 370 जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में बात करता है और 371 अन्य राज्यों के बारे में बात करता है। और 371 जो अनुच्छेद है आपका, ये महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष राज्य के दर्जे के रूप में बात करता है। जबकि आप देखेंगे 371 का नागालैंड के बारे में बात करता है, 371 का असम के बारे में बात करता है। जबकि 371 ग की अगर देखें तो यह मणिपुर की बात करता है। तो यहां पर मेघालय लिखा हुआ है, पूछा क्या था? सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि आपका घ वाला जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, क्योंकि 371 ग मणिपुर की बात करता है, ठीक है। बाकी अन्य अनुच्छेद की अगर चर्चा करना है आपको तो अन्य अनुच्छेद में 371 के बाद और भी अनुच्छेद होते हैं, तो उनकी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। देखिएगा, अब एक होता है आपका 271 घ, तो हमने चर्चा कर ली, घ तक हम पहुंच गए। और 371 आपका घ के बाद जो अंगा होता है यह भी किसकी बात कर रहा है? आपका आंध्र प्रदेश के बारे में है, ठीक है। यह भी किसके बारे में हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के बारे में। फिर आप बात करेंगे सिक्किम, तो सिक्किम के बारे में कौन सा हो जाएगा? 371 च, तो 371 च किसका है? सिक्किम का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 6 वाला हो जाएगा मिजोरम का, 371 आगे है, ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के बाद आप देखेंगे कि ज वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 371 ज, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद 2 अनुच्छेद बचते हैं, झ और य, झ और य। तो यह हो जाएगा आपका गोवा वाला,
एक सेकंड देखिएगा, ये हो जाएगा आपका गोवा का तो झ, और यहाँ का हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो ये राज्य थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बना है तो आगामी क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था कि 104वां संविधान संशोधन हुआ, और यह कब हुआ आपका 2019 में, और इसके तहत आपका 331 वाला अनुच्छेद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। यह किससे संबंधित था कि लोकसभा में और राज्यसभा में जैसे लोकसभा में आपके कितने 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किए जाने की बात थी, राज्यसभा में 1 एंग्लो इंडियन की बात की गई थी। तो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन आते हैं, कौन 2 एंग्लो इंडियन, इनके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 331 भी क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया है। और यह संशोधन क्यों लेकर आया गया था? क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में एसटी एससी के आरक्षण के बारे में विश्लेषण करते हुए इसे आगे बढ़ाए जाने की बात की जाती है। तो यहां पर 10 वर्षों के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वहां पर अनुसूचित जातियों की जो 300 आपका 34 अनुच्छेद होता है, वहां पर अनुसूचित जातियों के लिए 84 पदों का जो प्रावधान किया गया है, इसे अगले 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 84। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब देखिएगा यहां पर राज्यों की सीटों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये सुमेलित करना है। यहां पर राज्यसभा, ये किससे संबंधित सीटें हैं, राज्यसभा, राज्यसभा इसमें लिखा हुआ था, शायद टाइपिंग में नहीं आया होगा। राज्यसभा से संबंधित सीटें हैं। ओडिशा में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, तमिलनाडु में आपकी 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं आपके आंध्र प्रदेश में, और 18 सीटें नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो आपका आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा में सीटों के प्रावधान के लिए जो चर्चा की जाती है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और अनुसूची कौन सी हो जाएगी आपकी, अनुसूची क्रमांक 4। तो अनुसूची क्रमांक 4 में यह कहा गया है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन कितना होगा, इसकी चर्चा अनुसूची क्रमांक 4 में की जाती है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला विकल्प, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया है? अब संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया है तो वह है आपका 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विलुप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 तथा 19 वाला जो स्वतंत्रता से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है, तो 319(1) का च वाला भाग भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और 300(a) वाला एक नया अनुच्छेद बनाया गया है जहां पर इसको विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। क्लियर हुआ? तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, बाकी आपको 42वां संविधान संशोधन के बारे में पता होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया जाता है, या इसका अधिनियम को लागू किया जाता है। इसके माध्यम से आपके प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का समावेशन किया जाता है। साथ में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी लोकसभा की कार्य अवधि 6 वर्ष कर दी जाती है, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः 5 वर्ष जो अवधि लोकसभा की जाती है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सी बात है आपको 44वें और 42वें संविधान संशोधन के बारे में ध्यान रखना है। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, काफी संविधान संशोधन हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था और एमपीपीएस ने इसके 2 आंसर माने हैं। इसका अगर एक ही उत्तर अगर होता तो वह होता आपका केवल महात्मा गांधी, लेकिन इसका आयोग ने 2 आंसर माने हैं, और दोनों आंसर कौन से हो जाएंगे आपके, महात्मा गांधी और एक हो जाएगा आपके जयप्रकाश नारायण। दोनों विकल्प इसके सही माने जाएंगे।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी आपकी? भारत की वी.एस. रमा देवी। ये भी 2019 में पूछा गया था। वी.एस. रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी आपकी। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारण करता है? अगर इस प्रश्न में पूछा जाता कि केग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो वो हो जाता आपका 148। लेकिन पूछा क्या था, ध्यान रखना था आपको यहां पर कि कर्तव्य पूछे हैं, कि लो जो आपका केग होता है उसके कर्तव्य पूछे गए हैं। वो अनुच्छेद आपके इसके चर्चा जहां पर है वो है 149, जहां पर केग के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और ये केग जो होता है इसकी रिपोर्ट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति के द्वारा, जिसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में किए थे। तो आप देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति के बारे में क्या क्या बातें हमने चर्चा की थी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। अब पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की थी हमने, इसकी चर्चा कर चुके। एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति आपका 1986 में आई थी। ठीक है, इसके बाद जी.वी.के. राव समिति इसके पहले ही आई थी आपकी 1985 में। तो वो आपको देख सकते हैं। जी.वी.के. राव और संतावन समिति आपकी किससे संबंधित है? सतर्कता आयोग से संबंधित है। सतर्कता आयोग का गठन किया गया था इसकी सिफारिश के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल.एम. सिंघवी समिति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया गया है? तो आपका है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 21वें अनुच्छेद के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आप पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी अनुच्छेद है एक बार तो आपको रीडिंग करना ही होगा। क्लियर है? तो रीडिंग करना होगा। तो यहां पर क्या था कि काफी इसमें विवाद भी हो रहा था इस प्रश्न में, लेकिन विवाद का कोई आधार नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है? नगरीय निकायों में, और नगरीय निकायों में कहा गया और पूछ रहे हैं कि विकल्प देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पंचायती राज है आपके, पंचायती राज में कुल कितने अनुच्छेद तक की चर्चा की जाती है? तो पंचायती राज में आप देखेंगे तो पंचायती राज में अनुच्छेद 243 से लेकर क ख ग घ चलता है आपका 243 ओ, या तो अणा बोल दीजिए या ओ बोल दीजिए, यहां तक जाता है। इसका मतलब नगरीय निकाय का तो इसमें कोई है ही नहीं अनुच्छेद, क्योंकि नगरीय निकाय का जो अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं वो ओ के बाद से प्रारंभ होंगे। तो ओ के बाद से प्रारंभ होंगे तो यहां पर के है, एल है आपका, एम है और एन है। तो इसका मतलब ये तो किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित होना चाहिए। पूछ क्या रहा है? नगरीय निकाय। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहां पर जब नगरीय निकायों में एक अनुच्छेद की आप बात करेंगे तो नगरीय निकाय में स्पष्ट एक बात की गई है, वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद क्रमांक ZA। क्या है आपका? अनुच्छेद आर्टिकल 243 ZA। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नगरीय निकाय का निर्वाचन अनुच्छेद 243 किसके तहत? 243 एल। ठीक है, 243 एल ही थे, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। 243 ए, थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, आप लोगों को बता देते हैं। आपका हो जाएगा इसमें 243 एल, 243 के। ठीक है, 243 के। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया नगरीय निकाय का निर्वाचन आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यहां पे बात ही कर दी गई है 243 के। ये किसमें लिखा है आपका? 243 ZA में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेस्ट विकल्प 243 एल। ठीक है, उसी के आधार पर आपका नगरीय निकाय का चुनाव होता है। अब यहां पर बात करें कि एल में क्या है, तो एल में हो जाएगा आपका क्या? संघ राज्य क्षेत्रों या संघ राज्य क्षेत्रों में इन प्रावधानों को लागू होना।
साथ में बात करेंगे आप संघ राज्य क्षेत्रों में कौन से प्रावधानों को, नगरीय निकायों के या पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों को लागू होना। और एम क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा कुछ क्षेत्रों में इन प्रावधानों को लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में इनके प्रावधानों को लागू ना होना। और एन बताता है आपको कि विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बने रहना, यह बात करता है आपका एन वाला अनुच्छेद। ठीक है, बाकी अन्य अनुच्छेद आप देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वह सूची हो जाएगी आपकी राज्य सूची। पंचायती राज विषय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत शामिल माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 का समावेशन किया गया है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित आपकी अनुसूची क्रमांक 11 भी जोड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें कितने 29 विषय को शामिल किया गया है, 18 विषय आपकी नगर पंचायत में है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, भाग 9 का समावेशन किया गया था। 1909 का अधिनियम संबंधित है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जहां पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तो हम कहेंगे मताधिकार के क्षेत्रों, प्रथम मताधिकार के क्षेत्रों को लागू करने से संबंधित है आपका 1909 का प्रावधान। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का संविधान मैंने कहा है, यहाँ पे कौन सा मूल कर्तव्यों का 42वां, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा अंदर चला गया ये, तो यहाँ पे रखिएगा, ये आपका कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, स्वरदास सोरणसी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, वहीं पर आपके मूल कर्तव्यों को शामिल कर दिया गया। 11 मूल कर्तव्य है, आखिरी मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, जिसमें क्या है 6 से लेकर 14 वर्षों तक के बच्चों को या 14 वर्षों तक के बच्चे को उसके माता या प्रतिपालक शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये आपके मूल कर्तव्य में शामिल है। बाकी आपके अन्य क्या है, राष्ट्रीय आप जो राष्ट्र के जो राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में जिस व्यक्ति ने भागीदारी की है, तो उनके आप अपने दिल में संजोए रखें या उनसे आप प्रेरित होते रहें, पर्यावरण का संरक्षण करें, ऐसे कई सारे मूल कर्तव्य के बाद झंडा, हमारा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, उसका पालन करें। ठीक है, ऐसी बातें आपके मूल कर्तव्य में की जाती हैं, जिसको आप 11 मूल कर्तव्य को पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते, तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तारकुंडे समिति का गठन चुनाव सुधार के संबंधित किया गया था, आपको पता होगा। तो चुनाव से संबंधित सुधारों के लिए आपका तारकुंडे समिति का गठन किया जाता है। और इसमें कुछ अन्य समिति भी है, अन्य समिति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अन्य कौन कौन सी समिति जो आपकी किससे संबंधित होगी। तो तारकुंडे समिति जो है, तो तारकुंडे समिति का गठन 1974 में कब किया गया था? तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था। यह चुनाव सुधार से संबंधित है। तारकुंडे समिति, यहीं पर जेपी समिति भी था आपका, यह गैर सरकारी समिति था, चुनाव सुधार से संबंधित है। फिर आपका दिनेश गोस्वामी समिति आता है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आता है आपका, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति आता है। फिर आपका आता है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो सरकार द्वारा चुनाव में खर्च का वहन करने पर गठित की गई थी। फिर आपकी आती है JS वर्मा समिति, जो आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति थी। ठीक है, तो आपको ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को BR अम्बेडकर के द्वारा एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A। तो दोस्तों आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समय काफ़ी ज़्यादा नहीं रखेंगे, समय ज़्यादा भी हो चुका है, तो हम 40 प्रश्नों तक रखेंगे इसको। ठीक है, लगभग कुछ प्रश्न बचे हैं, तो इसको मैं कल या फिर किसी अन्य वीडियो में रख दूंगा। लगभग 20 प्रश्न और बचे हुए हैं आपके पॉलिटी के, तो एक छोटा सा वीडियो और बना देंगे 10-15 मिनट का, जिसमें आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे। लगभग हमने पॉलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 140 प्रश्न हम देख चुके हैं। तो हम कल से मध्य प्रदेश का एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके विगत प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और इसके साथ हम आपको जो आज एक टास्क दिया है कि लिखित अलिखित संविधान में, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल हम उसी का जवाब आपको प्रारंभ में देंगे, और उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चन की चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।